मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज हम जानेंगे रासायनिक सूत्र लिखना और रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो इस भाग में पहले भाग में हम रासायनिक सूत्र लिखना जानेंगे। तो बच्चों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि डाल्टन जो थे वैज्ञानिक, और उन्होंने बाकायदा बताया था कि जो पदार्थ होता है उसकी सूक्ष्मतम इकाई होती है परमाणु, और उन्होंने बताया भी था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद की खोजों में हमने जाना कि परमाणु भी के अंदर भी कई मूल कण होते हैं, और जिसमें से मुख्य होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है, उसके नाभिक के अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन ये नाभिक है, ये आपको दिख रहा है। इसके नाभिक के अंदर आप देख सकते हैं नीले रंग से जो हमने दिखाया प्रोटॉन है, इस पर धनावेश होता है, और बराबर लाल रंग से इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों तरफ कक्षाओं में घूमते हैं। देखो ये घूम रहे हैं कक्षाएं, ये गोल गोल जो कक्षाएं हैं। तो सबसे बड़ी बात है, नील्स बोर ने सबसे पहले बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं? अब आप देख सकते हैं ये Na जो है वो सोडियम का सूत्र है। तो इसके अंदर देखिए 2, 8 और 1 मिलके कितने हो गए? 11। यानी कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देख सकते हैं पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दूसरी कक्षा में 2 ये रहे, 2, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो 2 और 8 10, और 1 इलेक्ट्रॉन सबसे भारी कक्षा में घूम रहा है। तो ये कैसे होता है? तो नील्स बोर ने बताया कि किसी भी परमाणु की कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो घूम सकते हैं वो कितने रह सकते हैं? 2n²। ये दिख रहा है आपको 2n², ये देखिए 2n² किसी भी कक्षा में। तो इसकी पहली कक्षा को उन्होंने नाम दिया k, दूसरी कक्षा को नाम दिया l, ऐसे ही तीसरी कक्षा को नाम दिया m, और चौथी कक्षा को नाम दिया n। तो पहली कक्षा के लिए n बराबर होता है 1। तो पहली कक्षा में 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा L के लिए 2n² यानी 2 गुणा 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दूसरी कक्षा में अधिकतम। तीसरी कक्षा M के लिए 2n² यानी 2 गुणा 3 का स्क्वायर यानी 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 गुणा 9 2 नेम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तीसरी कक्षा में। और इसी प्रकार चौथी कक्षा में हम देख सकते हैं 2n² यानी 2 गुणा 4 स्क्वायर, चौथी कक्षा है तो 2 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 2 की जब 16 से गुणा करेंगे कितने? 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। अब हम जानेंगे जो हमारे तत्व हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, उनके सूत्र जानेंगे, और उनके अंदर कैसे जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कक्षाओं में कैसे वितरित होते हैं, वितरण उनका कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का सूत्र है H। क्या सूत्र है उसका? H। तो इसके अंदर परमाणु क्रमांक 1 है। इसका मतलब इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, और जितना धनावेश हो उतना ही ऋणावेश होना चाहिए, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वही पहली कक्षा में ही 1 इलेक्ट्रॉन रह लेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर पहली कक्षा में, ये देख सकते हैं आप पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम का सूत्र है He। इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना है? 2। तो पहली कक्षा में ही K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। लिथियम का, ये लिथियम है, और लिथियम का परमाणु जो सूत्र है वो तत्व का वो क्या है? Li में कितने परमाणु क्रमांक है? 3। तो पहली कक्षा में 2 हो गए, भाई 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में कितने हो गए? 1। 2 और 1 3 हो गए। ऐसी बेरिलियम का सूत्र क्या है? Be। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना है? 4। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2। ऐसी बोरोन का कितना है? B सूत्र, और इसका परमाणु क्रमांक है 5। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। ऐसी नाइट्रोजन का कितना है परमाणु जो नाइट्रोजन का सूत्र क्या है? N।
परमाणु क्रमांक है 7, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र है O। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, तो पहली कक्षा में 2 रहेंगे और दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने? 7। अब नियोन का परमाणु क्रमांक है 10 और सूत्र क्या है? Ne, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8। अब शुरू होती है सोडियम का जो सूत्र है वो है Na, ये दिख रहा है आपको। इसका परमाणु क्रमांक है 11, तो पहली कक्षा में तो 2 आ गए, दूसरी कक्षा में 8 आ गए, तो 2 और 8 10, तो तीसरी कक्षा में जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में चला जाएगा, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार से मैग्नीशियम का 12 है परमाणु क्रमांक, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का जो सूत्र है वो कितना है? Si। इसका परमाणु क्रमांक 14 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 4। फास्फोरस का सूत्र है P। 15 इसका परमाणु क्रमांक है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सल्फर का कितना है? 16, सूत्र है S। 16 को कैसे बांटेंगे? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 6। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक Cl, इसका सूत्र है और परमाणु क्रमांक कितना है? 17, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 रह सकते हैं, तो तीसरी कक्षा में कितने पहुंच जाएंगे? 7। ऐसी ऑर्गन का कितना है परमाणु क्रमांक? 18, तो पहली कक्षा में 2, 8, 8। पोटेशियम का देखिए 19 है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ। अब ऑर्गन का कितना है? इसके बाद पोटेशियम का है 19, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, फिर तीसरी कक्षा में आप 8 देख रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई तीसरी कक्षा में तो सर आपने बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये अगला 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में क्यों चला गया? तो होता यह है कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने स्थायित्व को बनाने के लिए अपनी भारी कक्षा में अपने अच्छे ऊर्जा स्तर को बनाने के लिए ऑक्टेट वैल्यू को यानी अष्टक को पूर्ण करना चाहता है। अष्टक का मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखना चाहता है। तो यहाँ पर ये तीसरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन रख के कितने रखेगा? 8, तो अगला इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चला जाएगा। ऐसी कैल्शियम का क्या है? 20, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ऐसे ही स्कैंडियम Sc, इसका वो हैगा सूत्र, परमाणु क्रमांक 21 है, तो 2, 8, 8, 2, 8, 9 और यहाँ पे कितने हो गए? 2। अब अष्टक पूर्ण करने का मतलब क्या होता है? अष्टक पूर्ण करने का मतलब है या तो उसकी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर 2, 8 और 11 होने चाहिए थे, तो वो उसने अगली कक्षा में अष्टक या स्थायित्व को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। वो भारी कक्षा में अधिकतर या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है या फिर वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, या उससे पिछली वाली कक्षा में अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो इस प्रकार से ये पूरी सीरीज है, 30 तत्वों का यहाँ पे हमने वर्णन किया है, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखा है। और इसके बाद हम आयन को बनना जानेंगे। तो आप जाने, आप अभी तक आपने जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋण आवेश। अगर उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए यानी उसके अंदर से ऋण आवेश निकल जाए तो वो धनावेशित हो जाएगा।
इस धनावेशित या ऋणावेशित कण को ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में बहुत बड़े देखिए, हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। देखिए पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 1। तो ये कोशिश क्या करेगा, जो इसकी भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे कहेगा भाई तू जा, अगर तुम निकल जाओगे बाहर तो मेरी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और उस कंडीशन में जो सोडियम है, क्योंकि उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, Na+। और प्लस कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर जैसे घात के रूप में। ये आप देख रहे हैं जहाँ मैंने राइट का निशान लगाया। ऐसी क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7। अब इस पर 7 इलेक्ट्रॉन भारी कक्षा में हैं, तो ये क्या कोशिश करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसे तो भारी कक्षा में अपना अष्टक पूर्ण करना है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 ऋणावेश बढ़ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, Cl-। और ये माइनस जो आएगा इसके घात के रूप में ऊपर आ जाएगा, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, अब 288। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, आयन। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो प्लस का आवेश, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस का आवेश उस पर आ जाता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया में आयन ही प्रतिभाग करते हैं, इन्हें मूलक भी कहते हैं। क्षारीय मूलक, धातुओं से उत्पन्न मूलकों को क्षारीय मूलक कहते हैं, जैसे Na+, एल्युमिनियम, Al+3। कॉपर पे देखिए प्लस का 2 दिखाई दे रहा है आपको। और Ca पे प्लस का 2 दिखाई दे रहा है आपको। अम्लीय मूलक, अधातुओं से उत्पन्न मूलकों को अम्लीय मूलक कहते हैं, जैसे Cl पे -1 दिखाई दे रहा है आपको, और Br पे -1 दिखाई दे रहा है। यौगिक मूलक, जिन मूलकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं उन्हें यौगिक मूलक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है NO3, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। SO4 सल्फेट दिखाई दे रहा है -2। तो अब हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के धनायन और ऋणायन के बारे में, अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।